तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास किसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये आपका बेसिक है यहाँ पर दिया हुआ। तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। कि एटम जो होता है, आप एक छोटे से चार्ट की मदद से इसको समझिए। क्या एटम जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था मैटर्स के बारे में, और मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो वो एटम जो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उस एटम के अंदर में कौन सी चीजें होती है वो अपन यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। तो एटम जो है यहाँ पर, ये एटम है। एक वर्ड होता है आइटम, वो अलग है, वो आइटम, ये एटम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आइटम जो है वो किसी चीज के लिए यूज करेंगे आप। ये एटम है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये एटम का स्ट्रक्चर जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑर्बिट। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है एटम का स्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगह आप लोगों ने इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अपन ये इसमें ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, जिसे उर्दू में कहते हैं मरकजा। और उसी तरह इस न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिट्स। इसे कहा जाता है ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स जिसको उर्दू में कहा जाता है मदार, ठीक है। एटम जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस से और ऑर्बिट से। न्यूक्लियस और ऑर्बिट से। न्यूक्लियस अभी देखे आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और इसके आसपास जो है ऑर्बिट होते हैं। जैसे आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़े हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पता है आप लोगों को कि सोलर सिस्टम के अंदर जो होता है वो सन जो है वो एकदम सेंटर में होता है, बीच में होता है, और उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर में प्लैनेट्स जो है रोटेट करते हैं, गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो है एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में उसके आसपास जो होते हैं ऑर्बिट्स होते हैं। ये न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस, इसके अंदर में दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक होता है प्रोटॉन्स, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। ये दो चीजें जो है ये कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर में। ये दो चीजें आपको न्यूक्लियस के अंदर में मिलेंगी। एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट। उसी तरह ऑर्बिट्स जो होते हैं, ये ऑर्बिट्स इस न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में क्या है, ये ऑर्बिट्स है। ये क्या है, ऑर्बिट्स। तो ये इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। ओके। अब ये जो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होता है, ये प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर में, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसके ऊपर में होता है निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर में होते हैं न्यूट्रल चार्ज। इस तरह से। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिट्स के अंदर में क्या होता है भाई, इसके अंदर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पता ही है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। तो उसी तरह न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये दोनों भाई भाई है, जिनके फादर का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक भाई है जिसका नाम है ऑर्बिट,
और इस ऑर्बिट के अंदर, इसके ऑर्बिट्स के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कौन हो गए, कजिन। ठीक है, इस तरह से ये एटम के दो बच्चे, एक है न्यूक्लियस और एक है ऑर्बिट। न्यूक्लियस के आगे उसके भी दो बच्चे हैं, एक है प्रोटॉन्स और एक है न्यूट्रॉन्स। और ऑर्बिट का एक ही बच्चा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपस में क्या बन गए, इनकी रिश्तेदारी बन गई, ये दोनों सगे भाई हैं और ये उनका कजिन है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने डिस्कवर किया था। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है, इनको डिस्कवर किया था जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था भाई, जे थॉमसन ने किया था। और बच गया कौन सा, न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रॉन्स जिस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, इसकी डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। ये बात आप नोट डाउन कर ले, पेपर में आने लायक ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। ये छोटे छोटे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं इस पर से। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। न्यूट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, ये भी यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन बनता है। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं, कहाँ रोटेशन करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे सर ये कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में। न्यूक्लियस के अंदर में कौन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा, तो प्रोटॉन चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही निगेटिव चार्ज। इस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसके बाद में और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पर, बेसिक चीजें जो आपको पढ़ना है। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, क्या एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, दूसरा कहा था कि एटॉमिक मास नंबर किसे कहा जाता है, तीसरा कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है। ये तीन चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था। अभी तो अपने यहाँ पर सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर ही पढ़े हैं। क्या एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और इस न्यूक्लियस के आसपास सराउंडिंग में ऑर्बिट जो है वो होते हैं, जिस ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम जो आपने पढ़े हैं, रिवॉल्यूशन करना यानी कि चक्कर लगाना पूरा है, और रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पर घूमना, जिसे कहा जाता है। तो ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स को अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। तो ये चीजें अपने यहाँ पर अभी पढ़े हैं। इसके बाद में एटॉमिक नंबर के बारे में, क्या एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की मदद से अपने को यहाँ पर समझना है। ये जो मैंने ट्री डायग्राम बनाया है आपके लिए, इस ट्री डायग्राम, इस चार्ट की मदद से आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पर समझना है। क्या एटॉमिक नंबर मतलब क्या, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic number। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, the number of protons present in the nucleus of an atom। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, ये चार्ट पर देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के प्रोटॉन में, एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, तो उसे कहा जाएगा एटॉमिक नंबर।
उसे क्या कहेंगे आप? एटॉमिक नंबर कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी, तादाद कितनी होती है, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट्स ले रहे हैं अपन यहाँ पर, मैग्नीशियम नाम का। ये मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 12। सबको पता ही है। ओके, नहीं पता हुआ तो अभी मालूम पड़ चुका है आप लोगों को कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 होता है। यानी कि अब एटॉमिक नंबर बोले अपन ने इसको, मतलब क्या इस मैग्नीशियम के एटम्स के अंदर में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? हाउ मच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? तो अपन बोलेंगे कि सर 12 प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने प्रेजेंट है भाई? 12 प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स कितने हैं? 12 प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, 12 होगा। ये हो गया एटॉमिक नंबर। उसी तरह आपने एक और कार्बन ले लिया आपने। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 होता है। मतलब एटॉमिक नंबर किसे कहे अपन ने अभी? द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे ही क्या कहा आपने? एटॉमिक नंबर कहा है। एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 है। क्या मतलब इसका? क्या कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। ओके, ऐसे टोटल 118 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर में उनको सिक्वेंशियली अरेंज किया गया है नंबर वाइज, हर एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही होता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। हीलियम है, हीलियम के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होंगे, तो हम कहेंगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। इस तरह से आप 1 बाय 1 जब आप पीरियोडिक टेबल देखते जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स का कितना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर समझ चुके हैं आप लोग? कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, उसे कहेंगे आप एटॉमिक नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास नंबर। आई होप कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर समझ में आ चुका होगा। कमेंट करके बताएं आप लोग कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर जो है आपको समझ में आया है या नहीं। ओके, अब अपन देख रहे हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या देखना है आपको? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक मास नंबर। पहला जो टॉपिक था आपका यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में एटॉमिक नंबर, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर किसे कहेंगे? तो एटॉमिक मास उसे कहा जाता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom, इसे कहेंगे आप एटॉमिक मास नंबर। क्या है डेफिनेशन? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने देखिए अभी आपको मैंने यहाँ बताया हूँ क्या न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस के कितने बच्चे हैं? 2 है। एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन्स। तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर में ये दो चीजें प्रेजेंट है। ये दोनों को अपने क्या करना है? मिला देने का, एडिशन करने की है, सम करने की है। सम मतलब एडिशन, जमा करना। यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे आप, मिला देंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास नंबर। एडिशन कर दे रहे आप यहाँ पर, 2 में 2 मिला दो, ऐड कर दो तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को मिला देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास नंबर।
इस तरह से याद रखें आप इसको यहाँ पर, क्या एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन। इस तरह से ये क्या होता है यहाँ पर, ये है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर में। किसके न्यूक्लियस में, तो हम बोलेंगे सर, अपन बोलेंगे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर में। एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें उनकी सम, उनकी एडिशन, इसे कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अब ये मैग्नीशियम ही लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नंबर है 24। ये आपको पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ होता है। एटॉमिक मास नंबर कितना है मैग्नीशियम का, 24। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि भाई इसके अंदर में न्यूट्रॉन्स कितने हैं। 24 तो पता चल गया आपको कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 24 है। लेकिन ये नहीं पता कि भाई ये 24 आया कैसे, क्यों, ये पता नहीं अपने को कि ये क्या करना था, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना था, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास में, चलो ठीक है, यहाँ पर एक बात है, ये प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम की बात ली अपन ने, तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 है, 12 है। अब आपने देखिएगा भाई इसका एटॉमिक मास सर ने बताया कि 24 है, तो 12 में आप ऐसे कौन से नंबर, कितने नंबर जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे आप, कि आपका 24 आंसर आ जाएगा। तो वो क्या होगा यहाँ पर, 12 जमा 12 इज इक्वल टू 24, 24 आ गए। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों कैसे है, 12-12 है, तो इन दोनों की एडिशन की तो 24 आया। इस तरह से होगा। लेकिन क्या अब आपको एटॉमिक मास मालूम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास मालूम करने के लिए जो आपको एटॉमिक मास दिया गया है, तो वो एटॉमिक मास के अंदर से आपको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन मालूम करना है आपको, कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई एलिमेंट्स के अंदर। तो न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस एटॉमिक मास इसके अंदर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देने का है, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखे मैग्नीशियम का 12 है, तो अब आपको पता करना है कि मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन तो 12 है, यहाँ देखे अपन ने एटॉमिक नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, एटॉमिक मास में से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। एटॉमिक मास कितना है, 24 है मैग्नीशियम का, ठीक है। माइनस कर रहे हैं आप यहाँ पर, माइनस क्या करना है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहाँ पर माइनस करने हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है मैग्नीशियम के अंदर में, 12, ठीक है। तो 24 माइनस 12 क्या आंसर आएगा आपका निकल के, आपका आंसर आ जाएगा 12। यानी कि मैग्नीशियम के एटम्स के अंदर में न्यूट्रॉन 12 होते हैं और प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। इस तरह से इसे कहेंगे आप एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, यही कार्बन की ले रहे हैं। क्या कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, क्या कोई बता सकता है भाई? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 है ना, शाबाश। कितना है एटॉमिक मास यहाँ पर इसका 12 है। अब आपको चलो ठीक है यहाँ पर पता चल गया है इसका 12 है एटॉमिक मास नंबर, लेकिन अब आपको क्या पता करना है कि इसके अंदर में न्यूट्रॉन कितने हैं। 12 तो एटॉमिक मास है, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता कर लिया अपन ने, और न्यूट्रॉन्स की, यानी कि अगर आपने 6 प्रोटॉन लिए तो इसके अंदर में 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, तभी जाकर क्या हुआ, दोनों के एडिशन से 12 आया। यानी कि कार्बन के अंदर में 6 प्रोटॉन है और एटॉमिक मास अपन ने 12 बोले, तो 12 कैसे आ रहा, 6 मिला रहे आप इसमें 6 ऐड कर रहे तो 12 आ जा रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए आप बोलेंगे कि भाई इसमें 6 प्रोटॉन्स है और साथ में 6 न्यूट्रॉन्स है, तभी जाकर कितना आंसर आया, 12 आया।
अब आपको ये फॉर्मूले की मदद से याद पढ़ते हैं अपन। ये फॉर्मूला आप अच्छे से आपकी बुक्स के अंदर में नोट डाउन कर ले। या न्यूट्रॉन्स, अगर कोई भी एलिमेंट्स है उसके एटम में कोई कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मालूम करना है आपको, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर मालूम वो पड़ जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे अभी अपन यहाँ मैग्नीशियम का निकाले थे, अब कार्बन की बारी। कार्बन को लेते हैं तुम कि कार्बन जो है, ये कार्बन का एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन मालूम करना है कि कितने न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना बोले सर ने, 12 बोले, ठीक है। 12 माइनस का है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के अंदर में, 6 है। 6 है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर। याद रखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, क्वांटिटी, मिकदार, मात्रा जो प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करने के कितने, 6। तो 12 माइनस 6 कितना आंसर आएगा, 6। ये आ गया आंसर यहाँ पर निकल कर। क्या कार्बन के अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ पर आप लोग। उसी तरह एक और एलिमेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। सोडियम लिया आपने सोडियम लिया आपने, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कितना है सोडियम का एटॉमिक नंबर, 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके अंदर में सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 11 बोले ना अपन ने, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर की सर आपने डेफिनेशन लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि यहाँ पर सोडियम का जो एलिमेंट है उसके एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 11, तो उसे ही आपने क्या कहा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर कहा है। तो अब आपको मालूम करना है यहाँ पर इसका अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो उसके लिए सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास है आपके पास में दिया हुआ 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 होता है, ठीक है। अब 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। अब आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, तो ये फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे कि सोडियम के अंदर में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ चुके, एटॉमिक मास नंबर पढ़ चुके, दोनों चीजें आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। या एटॉमिक नंबर उसे कहते हैं एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। उसी तरह एटॉमिक मास नंबर उसे कह रहे हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम, उसे आप कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। उसी तरह आपने एक और चीज पढ़े यहाँ पर कि न्यूट्रॉन्स, किसी भी एलिमेंट्स के एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं वो किस तरह से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग वो मालूम कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स के साथ देखें, ये तीसरे आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर। सोडियम का जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, और उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 23 है, यहाँ पर दिया हुआ सोडियम का एटॉमिक मास नंबर। तो इसके अंदर में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये आप लोगों को बताना है, ओके। तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है इसका, तीसरे नंबर वाले का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ऑर्बिट्स के बारे में लिखा है कि ऑर्बिट्स, जिसका दूसरा नाम शेल्स भी होता है, दोनों एक ही नाम है, ऑर्बिट भी कहेंगे शेल्स भी कहेंगे। 4 ऑर्बिट्स होते हैं, K, L, M, N, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने किया, ये देख चुके हैं अपन। उसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, J.J. थॉमसन ने। उसके बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूमते हैं
अराउंड द न्यूक्लियस, उसको इन ऑर्बिट्स के अंदर में अरेंज किए थे एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था नील्स बोर। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किए थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इन 4 ऑर्बिट्स के अंदर में अरेंज किए थे। किसने किया था अरेंज? नील्स बोहर ने किया था अरेंज। ठीक है, एक फॉर्मूला अप्लाई किए थे उन्होंने यहाँ पर, ट्वाइस एन स्क्वायर नाम का एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की बेस पर नील्स बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स के अंदर में अरेंज किए थे। Niels Bohr arranged the electrons in the orbit of an atom। एटम के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करे थे नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने। किसकी मदद से करे थे? ये फॉर्मूला की मदद से। इसमें यानी कि ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर ट्वाइस एन स्क्वायर, इसमें ये जो एन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई? एन। ये एन का मतलब क्या होता है? एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल्स, उसे कहेंगे। ठीक है, इस यानी कि यहाँ पर इनकी उन्होंने कैपेसिटी बताई यहाँ पर, या कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ ये 4 ऑर्बिट जिनका नाम के एल एम एन होता है, ये 4 ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर। ये पहला जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका नाम के, सेकंड का नाम एल, एम थर्ड ऑर्बिट का नाम, और एन किसका नाम है? चौथे ऑर्बिट्स का। तो आपने पहला ऑर्बिट के यहाँ पर इस फॉर्मूले में डाल दिए। जैसे यहाँ देखो आप, ट्वाइस एन स्क्वायर लिया आपने, तो अब ये n की जगह क्या डाल रहे हैं? पहले वाला ऑर्बिट। कैसे? तो 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? 1 का स्क्वायर लिया आपने यहाँ पर। अब 1 का स्क्वायर सर क्या होगा? तो बहुत इजी है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 1, इस तरह से 2 × 1 कितना आएगा भाई? आंसर 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर पहले ऑर्बिट की इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी निकल कर आएगी। यानी कि पहले ऑर्बिट्स के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फर्स्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अब उसी तरह सेकंड ऑर्बिट लिया आपने यहाँ पर एल नाम का, तो कुछ नहीं करने का है, बहुत इजी है। फर्स्ट की जगह सेकंड ऑर्बिट डाल दो, कितना आएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे सर? क्या 2 का स्क्वायर तो 1 से भी इजी है ना? तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा या 2 4 जा 8। तो दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की निकल के आ गई 8, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह तीसरा ऑर्बिट लिया आपने यहाँ पर एन नाम का, तो वो भी आपने यहाँ पर एन की जगह थर्ड डाल दिए, थर्ड का स्क्वायर लिया यहाँ पर। तो ये तो उससे भी इजी है, 2 से 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो 9 2 जा या 2 9 जा कितना आ गया? 18 आ गया, इस तरह से। यानी कि थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी आ गई 18 की। अब उसी तरह फोर्थ वाला ले लेंगे, उसको भी क्यों छोड़ते, है ना? फोर्थ वाला भी ले लेंगे अपन यहाँ पर। 4 का स्क्वायर कर दिया आपने, 2 × 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। 16 2 जा 32, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर जो है एन और आखिरी ऑर्बिट नाम के, जो एन आखिरी ऑर्बिट है, उसकी भी यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी की मालूमात हो चुकी है। ये सब किसने किया? इतनी उठापड़ा किसने की भाई? ये इन्होंने किया नील्स बोर ने। इस फॉर्मूले की मदद से उन्होंने हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी निकाल के बताए हैं। ठीक है, एक बात और, क्या एटम्स के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो अभी आपने कुछ ही देर पहले पढ़े हैं, है ना, जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको अर्नेस्ट रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये याद रखे आप, गांठ बांध कर रख ले इसको।
क्या एटम के अंदर में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था किसने? रुदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। तीसरा जो था न्यूट्रॉन, उसको डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। अभी तो याद भी हो गए आपको ये नाम इतनी जल्दी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब अपन ले रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक आपने लिए यहाँ पर नाइट्रोजन नाम का एक एलिमेंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट्स। अब ये नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है? कितने रूल नंबर है इसका? एटॉमिक नंबर बोले तो रूल नंबर। पीरियोडिक टेबल के अंदर में सीक्वेंशियली अरेंज किया गया 1 to 118 तक, टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो ये इसका कौन से नंबर है 118 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन का? इसका नंबर होता है 7। कितना नंबर है इसका? 7। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 7। और एटॉमिक नंबर बोले तो क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक बोले तो शाबाश, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यह भी पढ़े आपने क्या? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि इसमें प्रोटॉन्स अगर 7 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे भाई? 7 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। लेकिन न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। न्यूट्रॉन क्या होंगे? कम ज्यादा होंगे। जैसे मैंने आपको सोडियम का निकालने के लिए बोला है, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा आपको कि सोडियम के अंदर में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो अब ये प्रोटॉन्स तो बेचारे ये जो है ये न्यूक्लियस में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, कहीं नहीं जाएंगे वो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर में क्या करते हैं? घूमते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी के हिसाब से इन शेल्स के अंदर में, इन ऑर्बिट्स के अंदर में क्या करना है? आपको अरेंज करना है। कैसे करेंगे? अब आपके पास 7 है टोटल इलेक्ट्रॉन। पहला जो ऑर्बिट है के नाम का, वो पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2 की। 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें। जितनी कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बात याद रखें। अगर ज्यादा होंगे तो वो फिर दूसरे ऑर्बिट में चले जाएंगे, लेकिन अगर कम है तो वो उसमें आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में आ जाएंगे। जैसे पानी के अंदर में जो गिलास के अंदर में जो पानी डालते हैं आप, क्या जितनी कैपेसिटी गिलास की है पानी की, उतना पानी उसके अंदर में आ जाएगा। अगर ज्यादा डाल रहे हैं आप तो पानी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा वहां से उसके अंदर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है जितनी वो गिलास है। और अगर कम डाल रहा है पानी तो कम उसके अंदर में आ जाएगा। तो वैसे ही है यहाँ पर, क्या इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो ऑर्बिट की जितनी है उतने ही उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। कम रहा तो आ जाएगा। जैसे अपन दे रहे हैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो 7 में से अपन अब इसको ये ऑर्बिट्स में अरेंज करना सीख रहे हैं। पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2 की। तो पहले ऑर्बिट के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 में से 2 चले गए, बचे कितने? 7 - 2 बचे 5, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कॉमा लगा दिए, क्योंकि ये ऑर्बिट तो यहाँ खत्म हो गया, इसलिए कॉमा लगा है। अब 5 बचे इसके पास, तो 5 आपने देखिए 5 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर में। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर। तो अब दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8 की, लेकिन है 5 ही। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर कम है तो आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे? बाहर चले। जैसे यही देख लो आप, क्या इसकी कैपेसिटी 2 की थी, 2 आ गए, 5 बच गए ना इसके पास। कितने बच गए? 5 बच गए। ज्यादा थे तो वो ज्यादा कहाँ गए? वो गए दूसरे ऑर्बिट में। वो दूसरा ऑर्बिट का नाम क्या है? एल। इस तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर, तो वो भी देख लेते। नाइट्रोजन का आप यहाँ पर न्यूक्लियस निकाले आपने, ठीक है। अब पहले ऑर्बिट के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये बनाए आपने पहला ऑर्बिट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में इस तरह से आपने यहाँ पर बता दिए। 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर इस तरह से बता दिए। अब ये 2, इसकी कैपेसिटी 2 की थी, 2 आ गए, बचे 5। तो वो 5 कहाँ जा रहे? वो जा रहे दूसरे ऑर्बिट में। इस तरह से ये आ गए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑर्बिट्स के अंदर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल 4 ऑर्बिट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इस तरह से 2, 3 और ये 4। ये जो पहला ऑर्बिट है, ये पहले ऑर्बिट को कहते हैं के
दूसरे ऑर्बिट को बोलते हैं L, तीसरे ऑर्बिट को बोलेंगे M और चौथे और आखिरी ऑर्बिट को बोलेंगे N। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन का इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर बना, इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस ऑर्बिट के अंदर में आपने क्या करे भाई, ये जो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे उसको पुट किए, उसको डाले, अरेंज किए, जो नाइल्स बोर ने किए थे यहाँ पर, नील्स बोर ने। तो उसे कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर अपन इस तरह से इसकी। इलेक्ट्रॉन, यहाँ का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप लोग। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the orbit of an atom, इसे कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ऑर्बिट्स है KLMN, इन ऑर्बिट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे और लेते हैं यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिया आपने, यहाँ पर ऑक्सीजन नाम का एक एलिमेंट्स लिया आपने, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, 8, नाइट्रोजन का 7, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 8 एटॉमिक नंबर है दिया हुआ। मतलब इसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर में 8 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सर आपने बताए थे क्या एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके अंदर में प्रोटॉन्स कितने? 8। और अभी जस्ट बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसके अंदर में अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। अब ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, ये प्रोटॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ अरेंज करना पड़ेगा? कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर। ये 4 ऑर्बिट्स के अंदर में आपको ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे आप? तो ये पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्सीजन का। 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये कैपेसिटी है ऑर्बिट्स की, ठीक है। और पहला ऑर्बिट बनाया आपने यहाँ पर, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 2 की, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। पहली कैपेसिटी इसकी, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8 की है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, बचे कितने? 8 - 2, 6 बच गए। तो अब वो 6 कहाँ जाएंगे? वो 6 जाएंगे सर दूसरे ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8 की है, लेकिन अपने पास है कितने? 6 है, ठीक है। अभी सर आपने बताया कि भाई ज्यादा अगर रहे इलेक्ट्रॉन्स तो फिर ज्यादा अगर रहे तो वो दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर में चले जाएंगे, कम रहेंगे तो आ जाएंगे वहां पर। जैसे अब आप सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 की है, लेकिन है कितने? यहाँ पर 6 ही है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो वो आ गए। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 से यहाँ पर कितने? टोटल 8 थे, तो पहले इसमें 2 ज्यादा थे तो वो दूसरे ऑर्बिट में चले गए, वो आगे सेकंड ऑर्बिट में L नाम की। तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए यहाँ पर, कॉमा दी। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। इस तरह से यहाँ पर जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑक्सीजन की। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। तो ये था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 इनसाइड द एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आज के इस वीडियो के अंदर में अपन ने पढ़े हैं, या एटम का स्ट्रक्चर जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है ऑर्बिट। फिर न्यूक्लियस में और 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। और उसी तरह फिर ऑर्बिट जो है जो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होगा, बीच में होगा, बीचों बीच होगा,
और उसके आसपास जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं। तो ये पढ़े हैं आप लोगों ने। और उसी तरह न्यूट्रॉन्स जो है उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी रुदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किए थे, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। ये भी सीखे आपने आज के इस वीडियो के अंदर में। और उसके बाद में आपने सीखे 3 जो है टर्म्स यहाँ पर, जिसका पहला नाम है एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास नंबर और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की क्वांटिटी, उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर सीखे। एटॉमिक मास नंबर में आपने सीखे कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एडिशन, उनकी सम, दोनों की सम करेंगे आप तो आपको वहां पर एटॉमिक मास नंबर मिल जाएगा। और उसके अलावा आपने ये भी सीखे कि भाई किसी भी एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो कैसे आप लोग निकालेंगे। एटॉमिक मास में से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना होगा, तब जाकर आपको वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद में सीखे आपने ऑर्बिट्स के बाद अंदर या ऑर्बिट्स और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से जो यहाँ पर चार्ट पर बना हुआ है, ये ऑर्बिट जो है 4 होते हैं, K, L, M, N 4 ऑर्बिट्स है। और ये साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, ये फॉर्मूले की मदद से इन्होंने क्या करे, इन ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को बताए हैं और अरेंज करके बताए हैं, जो अपन ने भी यहाँ पर सीखे है कि किस तरह ये फॉर्मूले की मदद से जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को फिल किया है। तो इसमें आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखेगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ऑर्बिट के अंदर, जो एटम के अंदर में ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सीखा है आपने यहाँ पर इस तरह से। तो आज का जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ चुके होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, आपके कॉन्टेक्ट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है।